स्टूडेंट माई सेल्फ इंदु बालकोसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस और प्लांट हार्मोन्स का पार्ट सेकंड। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन ऐसे पादप हार्मोन्स अथवा ग्रोथ इनहिबिटर पदार्थ है जो कि पौधों में स्टेम की लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में जापानी किसान ने अपने धान के खेतों में देखा कि धान के कुछ पौधे लंबे, थिनर एवं पीले रंग के हो गए हैं और उनमें सीड का फॉर्मेशन भी कम या नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने धान के इस रोग को बेकेनी या फुलिश सीडलिंग नाम दिया। ठीक है, संवादा 1912 के अनुसार इस रोग का प्रमुख कारण एक फंगस फ्यूजेरियम मोनोलीफॉर्मी, जिसे आज जिब्रेला फ्यूजीकुरोई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह फंगस एक सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसके कारण बेकानी रोग जो है वो होता है। ठीक है, इविती कुरोसोवा 1926 ने संवादा के मत की प्रायोगिक पुष्टि की और बताया कि इस फंगस से प्राप्त स्टेराइल फिल्ट्रेट को जब धान के स्वस्थ पौधों पर छिड़का जाता है तब उनमें बेकानी रोग के लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 1939 में यबूता एवं हयासी ने इस फंगस से एक वृद्धिकारक रासायनिक पदार्थ को क्रिस्टेलियन स्टेज में पृथक किया। ठीक है, और इसे जिब्रेलिन ए नाम दिया था। ठीक है, अब देखते हैं इसका आइसोलेशन। ठीक है, जिब्रेलिन वास्तव में एक क्या होता है, एसिड होता है जिसे जिब्रेलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस एवं उसके सहयोगियों ने फंगस फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी से 6 प्रकार के जिब्रेलिन्स पृथक किए, जिसे उन्होंने G1A, GA2, GA3, GA4, GA7 और GA9 दिया था। ठीक है, 1961 में ही मैकमिलन एवं उनके सहयोगियों ने सेम के बीजों से 3 जिब्रेलिन्स जो है वो पृथक किए, जिसे उन्होंने GA5, ठीक है, GA6 और GA8 नाम दिया था। ठीक है, मुलहोर्न 1963 ने GA10 और GA13 जिब्रेलिक एसिड की खोज की। ठीक है, उपयुक्त सभी जिब्रेलिन्स मिलकर जिब्रेलिन ए सीरीज बनाते हैं। ठीक है, वर्तमान स्थिति में 80 से अधिक जिब्रेलिन्स विभिन्न प्रकार के प्लांट से क्या किए जा चुके हैं, पृथक किए जा चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको आइसोलेट किया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। प्रारंभ में जिब्रेलिन्स की उत्पत्ति केवल फंजाई में ही पाई गई, परंतु बाद में पाया गया कि हार्मोन सभी प्लांट ग्रुप जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फंस, मॉसेस और एल्गी आदि में भी पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है, ये जो है एब्सेंट होते हैं। जिब्रेलिन प्रायः पुष्पीय पौधों फ्लावरिंग प्लांट्स के सभी ऑर्गन्स में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी सर्वाधिक मात्रा जो है वो सिर्फ सीड में पाई जाती है। ठीक है, यंग लीव्स एवं रूट्स में भी जिब्रेलिन बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्लांट्स के तेजी से ग्रोथ करने वाले एवं तेजी से डेवलपमेंट होने वाले भागों में जिब्रेलिन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अधिक होती है और प्लांट के अन्य भागों में इसका ट्रांसपोर्ट सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका केमिकल नेचर ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति एवं संरचना का अध्ययन क्रॉस एवं उनके सहयोगियों ने 1961 में किया था। ठीक है, सभी प्रकार के जिब्रेलिन्स में एक सामान्य गिबन रिंग स्केलेटन प्रेजेंट होता है। ठीक है, गिबन रिंग में आपस में जुड़ी हुई 4 कार्बन स्केलेटिंग रिंग पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः A, B, C एवं D नाम दिया जाता है। ठीक है, अतः इसे टेट्राकार्बोक्सिलिक
यौगिक या कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान स्थिति में 29 जिब्रेलिन्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनमें से प्रारंभिक 19 जिब्रेलिन C19 कंपाउंड तथा शेष 10 जिब्रेलिन्स 20 कार्बन युक्त कंपाउंड होते हैं। ठीक है, 18 जिब्रेलिन्स मोनोकार्बोक्सिलिक, 7 डाइकार्बोक्सिलिक एवं 4 टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का सिंथेसिस एसिटाइल कोएंजाइम में से होता है, अर्थात एसिटाइल कोएंजाइम ए जिब्रेलिक एसिड का क्या है, प्रिकर्सर होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, NADPH H+ के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करके इस क्रम में मेवालोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये ठीक है क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो NADH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेलानोविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मेवालोनिक एसिड ATP के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आइसोपेंटानाइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसका फिर क्या करता है, पेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स आपस में क्रिया करके, ठीक है, इसी के 4 मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में क्रिया करता है और क्या बनाता है, जेरोनियल पायरोफॉस्फेट में क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बीच क्रमशः डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, जेरानियोल पायरोफॉस्फेट तथा फॉर्नेसोल पायरोफॉस्फेट मध्यस्थ के रूप में बनता है। ठीक है, ये जो तीनों प्रोडक्ट है वो क्या करता है, इसके बीच में मध्यस्थ का काम करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, ये जेरेनाइल जेरेनियोल पैरोल का। ठीक है, फिर क्या होता है, जेरेनाइल जेरेनियोल पैरोफॉस्फेट से कोपाइलस पैरोफॉस्फेट तथा उससे कॉरिन बनता है। ठीक है, इससे क्या बनता है, जेरेनाइल जेरेनियल पैरोफॉस्फेट से कोपाइलस पैरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है और उससे और क्या बनता है, कॉरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कॉरिन से कॉरिनियल तथा उससे कुर्नियर से कॉरिनोइक एसिड एवं उससे जिब्रेलिक एल्डिहाइड और अंत में जिब्रेलिक एसिड के विभिन्न प्रकार का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, लास्ट में क्या मिलता है हमको, जिब्रेलिन एसिड मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, जिब्रेलिन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, फिर देखते हैं जिब्रेलिन एसिड का यूजेज एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेम इलोंगेशन। यह हार्मोन्स इंटरनोड की सेल्स पर इलोंगेशन करता है। ठीक है, जिससे कि प्लांट्स की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके प्रभाव से लीफ शीथ की असाधारण वृद्धि होती है। ठीक है, पौधे के स्टेम की लंबाई में वृद्धि का प्रमुख कारण जिब्रेलिक एसिड होता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, उसके कारण क्या होता है, सेल का इलोंगेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। देखा गया है कि हार्मोन्स के अनुप्रयोग से आलू के ट्यूबर्स और प्लांट्स पर शीतकालीन बर्ड्स की डोरमेंसी क्या हो जाती है, दूर होती है। ठीक है, मतलब कि जिब्रेलिक जो है वो डोरमेंसी को तोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, फिर देखते हैं पार्थेनोकार्पी। टमाटर, सेब, नाशपाती के फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी जिब्रेलिन द्वारा ऑक्सिन की अपेक्षा अधिक सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स। कुछ पौधों में बौनापन मुख्यतः एक जीन सिंगल जीन्स में म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, ऐसे जीव या प्लांट्स को सिंगल जीन ड्वार्फ कहा जाता है। ठीक है, इन प्लांट्स में बौनेपन का प्रमुख कारण इंटरनोड्स का छोटा होना होता है। ठीक है, ऐसे पौधों में जिब्रेलिन्स के अनुप्रयोग से, ठीक है, उनके इंटरनोड्स की लंबाई में वृद्धि होती है और प्लांट्स की लंबाई सामान्य पौधों के समान ही होता है। ठीक है,
इंटरनोड की लंबाई में जिब्रेलिन्स के उपयोग द्वारा ग्रोथ कई जेनेटिक रूप से बौने पौधों में देखी गई, जैसे कि मटर्स, विसिया पेबा, फेसियोलस, मल्टीलोरस एक्सेट्रा। प्लांट्स के जेनेटिकली ड्वार्फ को जिब्रेलिक एसिड A3 के द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग। जिब्रेलिन प्लांट्स में फ्लावरिंग क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, जिब्रेलिन देने से शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होता है, लघु प्रकाश अवधि में भी क्या करता है, मतलब कम प्रकाश में भी क्या करता है, वो फ्लावरिंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। कुछ बाइएनुअल प्लांट्स के फ्लावरिंग के लिए शीतकाल के निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम टेम्परेचर की। जिब्रेलिन देने से इस पौधों को शीतकाल के टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल एक वर्ष में ही क्या करता है, फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। कुछ हर्बेसियस प्लांट्स प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में वेजिटेटिव ग्रोथ के फलस्वरूप रोजेट ग्रोथ प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स में तना शॉर्ट एवं पत्तियां जो है नुकीली होती है। छोटे दिन वाली अवधि के समय पौधे रोजेट स्वभाव ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जबकि बड़े दिन वाली स्थिति लॉन्ग डे कंडीशन में स्टेम की लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, और अंत में वह फ्लावरिंग एक्सिस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया को ही बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ जर्मिनेशन। कुछ लाइट सेंसिटिव सीड्स जैसे कि बार्ली, लेक्टुका सटाइवा एक्सेट्रा के जर्मिनेशन हेतु लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, परंतु जब इन सीड्स को जिब्रेलिन द्वारा ट्रीट किया जाता है तो वे कंप्लीट डार्क में भी आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जिब्रेलिन सीड के जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तथा काइनेटिन ऐसे वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हैं जो कि सेल डिवीज़न के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जेबोल्स्की एवं स्कूप 1959 ने निकोटीना टोबैकम के तने के इंटरनोड्स का कल्चर करते समय पाया कि इनके वैस्कुलर टिश्यू में एक रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है जिसके प्रभाव से पित्त की सेल्स में सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, मिलर 95 ने सबसे पहले ऑक्टोलेमिट हर्निंग स्पर्म DNA से सेल डिवीज़न को प्रेरित करने वाले पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था। ठीक है, ठीक है, 1956 में मिलर एवं उसके सहयोगियों ने देखा कि जब मीडियम में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है तब यह पदार्थ जो है वो अल्प सांद्रता में भी उपस्थित रहने पर तेजी से सेल डिवीज़न करता है। ठीक है, इन्होंने सेल डिवीज़न को प्रेरित करने वाले इस हार्मोन्स को काइनेटिन नाम दिया। ठीक है, बाद में बहुत से ऐसे कंपाउंड्स का सिंथेसिस किया गया जो कि सेल डिवीज़न की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, इन सभी कंपाउंड्स को सम्मिलित रूप से काइनिन नाम दिया गया। ठीक है, DS लीथन 1963 ने इन कंपाउंड्स को साइटोकाइनिन नाम दिया क्योंकि ये पदार्थ सेल डिवीज़न के समय सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा साइटोकाइनेसिस करता है। ठीक है, मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न करता है। ठीक है, फिर देखते हैं आइसोलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोकाइनिन। सामान्यतः काइनेटिन प्रकृति में नहीं पाए जाते। ठीक है, परंतु अन्य काइनिन प्रकृति में पौधों में विस्तृत रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले काइनिन प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते बल्कि ये सामान्यतः पेंटोज या राइबोज शुगर और कभी ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस शुगर एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट युक्त पदार्थ को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एवं एंडोस्पर्म काइनिन्स के प्रचुर सोर्स होते हैं। इसके सोर्स होते हैं नारियल के मिल्क, कोकोनट मिल्क, कॉर्न एंडोस्पर्म, टोमेटो जूस, एप्पल ऑन
नाशपाती के फ्लोरल एक्सट्रैक्ट तथा कुछ प्लांट्स के कैम्बियम टिश्यू में भी ऐसे पदार्थ जो है वो पाए गए हैं, ठीक है, जिनमें साइटोकाइनिन के समान क्रियाशीलता पाई जाती है, ठीक है। साइटोकाइनिन का निर्माण सामान्यतः पौधों के रूट्स के रूट टिप्स में होता है, ठीक है। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रमुख साइटोकाइनिन कोकोनट मिल्क है, ठीक है, या नारियल के पानी में प्रेजेंट होता है। जियाटिन या मेज के इमेच्योर सीड्स में पाया जाता है, ठीक है। लीथन ने इसे क्रिस्टली रूप में क्या किया था, पृथक किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। काइनेटिन का सामान्य सूत्र C10H9O5 ON5 है, ठीक है। रासायनिक रूप से यह एक 6 परफ्यूरल एमिनो प्यूरिन होता है, ठीक है। यह डीऑक्सी एडेनोसिन का बना होता है जो कि डीएनए का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के सिंथेसिस का सूत्र जिब्रेलिन के सिंथेसिस से संबंधित आइसोपेंटाइड मेवालोनेट पाथवे के साथ ही क्या होते हैं, सन्निहित है, ठीक है। जिब्रेलिन सिंथेसिस प्रक्रिया का मध्यस्थ यौगिक इन आइसोपेंटाइल फॉस्फेट AMP, ठीक है। आइसोपेंटाइल फॉस्फेट AMP एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कर आइसोपेंटाइल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट वाटर से अभिक्रिया कर डीफॉस्फोरीकृत हो जाता है, ठीक है, और क्या करता है, आइसोपेंटाइल एडिनोसिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। आइसोपेंटाइल एडिनोसिन में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आइसोपेंटाइल H2O के साथ क्रिया करके आइसोपेंटाइल एडिनोसिन से डाइबोस ग्रुप का क्या होता है, हाइड्रोलिटिक रिमूवल हो जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप G18 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है, किसके फॉर्म में, G18 के फॉर्म में। NADPH+H से रिड्यूस्ड होकर G18 क्या करता है, डिहाइड्रो G18 में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूसेज एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन। सबसे पहले देखते हैं इसमें सेल डिवीज़न। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के द्वारा सेल डिवीज़न की क्रिया को प्रेरित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन के साथ साथ साइटोकाइनिन भी सेल्स के इलोंगेशन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। साइटोकाइनिन टिश्यू कल्चर के दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया को भी प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। अनेक सीड्स की डोरमेंसी को साइटोकाइनिन दूर करता है और उनके जर्मिनेशन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिले इन सेनेसेंस। क्लोरोफिल का विलोपित होना और प्रोटीन का नष्ट होना क्या कहलाता है, सेनेसेंस के लक्षण है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस देने से ये दोनों क्रियाएं जो है वो रुक जाती है और देर से होती है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के इस प्रभाव को रिचमंड लैग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एथिलीन। एथिलीन एक वाष्पशील गैस है, ठीक है, इसको हम गैसियस हार्मोन भी कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र है C2H4 या H2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। एथिलीन दहन क्रिया का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, मतलब ज्वलनशील क्रिया है, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक एवं पादप हार्मोन है। यह गैस के रूप में होती है, ठीक है। प्लांट्स में इसका फॉर्मेशन बहुत अल्प मात्रा में होता है, लेकिन यह अत्यंत क्रियाशील गैस होती है, ठीक है। प्लांट्स में इसका फॉर्मेशन मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड से होता है, ठीक है। ग्लॉस्टन एवं डेविस 1929 ने अपने प्रायोगिक आधार पर यह सिद्ध किया कि एथिलीन एक महत्वपूर्ण ग्रोथ हार्मोन है जो कि प्लांट्स की
ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में काफ़ी सहायक होता है। ठीक है, यह हार्मोन जो है वो गैसीय स्टेज में होता है, जिसके कारण एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है। प्लांट्स में एथिलीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, फ्रूट्स के अलावा या लीफ, फ्लावर्स, स्टेम, सीड्स, रूट्स एवं अन्य टिश्यू में भी सिंथेसिस होता है। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स में एथिलीन सबसे सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर वाला हार्मोन होता है। ठीक है, इसका संरचना सूत्र CH2 होता है। यह प्लांट के सामान्य ग्रोथ स्टेज वाले टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है, अनेक एथिलीन प्रोड्यूस्ड पदार्थों जैसे कि एथेरेल्स या एथाफोन के रूप में प्राकृतिक रसायन उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ एथिलीन। एथिलीन का सिंथेसिस मिथियोनिन नामक एमिनो एसिड से होता है। ठीक है, मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड से होता है। मेथियोनिन से 1 एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, जो कि एथिलीन का सबसे नज़दीकी प्रिकर्सर की तरह कार्य करता है। ठीक है, एथिलीन के सिंथेसिस में ATP की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों को ऑक्सीजन से ट्रीट करने पर एथिलीन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हाई ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की स्थिति में प्लांट्स पर दिखने वाले प्रभाव एथिलीन के सिंथेसिस हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यह प्लांट्स में अत्यंत कम 0.1 ppm से भी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एमिनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन तथा एमिनॉक्सी एसिटिल एसिड नामक दोनों रसायन एथिलीन के सिंथेसिस को रोकने का कार्य करती है, अर्थात एथिलीन इनहिबिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यूजेस एंड फिजियोलॉजी के इफेक्ट्स ऑफ एथिलीन। सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग। एथिलीन प्लांट्स में फ्लावरिंग की प्रक्रिया को क्या करता है, निरोधित करता है। ठीक है, इनहिबिट करता है। लेकिन पाइनएप्पल, मैंगोस और कुछ प्लांट्स में यह फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जिसे अपवादित लक्षण के रूप में देखा गया है। फिर देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन इलोंगेशन ऑफ स्टेम। एथिलीन स्टेम के इलोंगेशन को रोकता है। ठीक है, और यह हॉरिजॉन्टल स्वेलिंग नोडा रीजन क्षेत्रों में पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लीफ एब्सिशन। एथिलीन लीफ एब्सिशन तथा सेनेसेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑन लीफ इलोंगेशन। एथिलीन लैमिना के इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। इसकी उपस्थिति लीव्स के अपर सरफेस में अत्यधिक ग्रोथ अर्थात एपिनेप्सी प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडक्शन ऑफ सेनेसेंस। एथिलीन लीफ तथा फ्लावर्स में सेनेसेंस को विपरीत करता है। ठीक है, फ्लावर्स के खिलने तथा मुरझाने की प्रक्रिया के पीछे एथिलीन का हाथ होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्लांट मूवमेंट। एथिलीन ट्रीट सीडलिंग्स में जियोग्राफिक मूवमेंट के प्रति अनुराग प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अर्थात यह प्लांट मूवमेंट के सामान्य प्रक्रमों को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन फ्रूट राइपेनिंग। फ्रूट राइपेनिंग में संलग्न समस्त प्रक्रियाओं में एथिलीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यह फलों के पकने के क्रम में होने वाले समस्त परिवर्तन जैसे रंग परिवर्तन, टिश्यू की सॉफ्टनिंग आदि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसका कृत्रिम तो कच्चे फलों को समय से पूर्व पकने हेतु किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनहिबिशन ऑफ लेटरल बर्ड्स। एथिलीन की उपस्थिति लेटरल बर्ड्स की वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है, अर्थात यह बर्ड्स के ग्रोथ के मामले में एंटी जिब्रेलिक का कार्य करता है। ठीक है,